बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबसे पहले तो आप लोग समय निकाल कर आए हैं। थोड़ी सुबह मुझे बताया गया कि थोड़ी अफरा तफरी यहाँ पर हॉल को लेकर थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बिहार बदलाव यात्रा के तहत पिछले 12-13 दिनों से हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं कि लोग विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और जन स्वराज दल बनने के बाद जो संकल्प है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का, एक नए विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपनी बात रखना और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि आज से 50 वर्ष पहले जिस जेपी ने बिहार और देश में व्यवस्था परिवर्तन संपूर्ण क्रांति की बात कही, उनके नारे, उनके प्रयास, उनके आंदोलन से देश के कई हिस्सों में सत्ता और व्यवस्था उसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन बिहार जहां था वही रह गया। 70 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य बिहार ही है। तो अभी 5 महीनों में बिहार में चुनाव है और हम लोग के नजरिए से बिहार की जनता के समक्ष एक निर्णायक क्षण है जब वो निर्णय ले सकते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से विकल्प के अभाव में गलत लोगों को, गलत दलों को जो वोट करते रहे हैं, भाजपा के डर से लालू जी को, लालू जी के डर से भाजपा नीतीश को, तो अब उनके सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है। वो उसको जांचें, परखें और अगर उचित लगे तो जन स्वराज के साथियों को अपना वोट देकर उनको जिताए। जन स्वराज एकमात्र ऐसा दल है जहां मैंने मंच से ये कहा है, कैमरे पर कहा है कि अगर जन स्वराज का उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो हम लोग आपसे अपील करते हैं कि उसको वोट मत दीजिए। अगर जन स्वराज का उम्मीदवार जो खड़ा है उससे बेहतर छवि का, उससे बेहतर चरित्र का कोई दूसरे दल का उम्मीदवार खड़ा है, उसको वोट दीजिए। लेकिन वोट उसे दीजिए चाहे किसी भी दल का हो, वोट उसे दीजिए जो सही व्यक्ति है, जो बिहार और बिहार के समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। कोई भी दल 243 सीट नहीं जीतेगा, लेकिन आप आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई दल का मुखिया, कोई दल का नेता ये कह रहा हो कि हमारे दल का उम्मीदवार अगर खराब है तो उसको वोट मत दीजिए। जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि हमारे दल से अगर गलती से किसी को, गलत आदमी को टिकट मिल जाए तो आप उसको बिल्कुल मत दीजिए, मत। अगर जो जन स्वराज का उम्मीदवार खड़ा है उससे बेहतर छवि का, उससे बेहतर चरित्र का दूसरे दल से खड़ा है, आप उसको वोट दीजिए। क्योंकि हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते, दूसरा दल जीते, उससे मतलब नहीं है। बिहार जीतना चाहिए और बिहार तब जीतेगा जब 243 विधानसभा क्षेत्र में अच्छे लोग चुनकर आएंगे, सही लोग चुनकर आएंगे, तभी इस व्यवस्था में परिवर्तन हो पाएगा। इसी संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। चिराग पासवान ने विधानसभा में एंट्री ली, कैसे देखते हैं? भाई मैंने इस पर पहले ही टिप्पणी की है। चिराग पासवान पहले से कैबिनेट में मंत्री हैं और आप लोग जो ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एंट्री ली है। चिराग पासवान तो पिछले कई दशकों से वो, उनका दल, उनके पिताजी बिहार से ही तो राजनीति करते हैं, बिहार से ही चुने हुए सांसद हैं, बिहार से ही चुनकर गए हैं मंत्री हैं। तो इसमें उनका जो दल है वो भी बिहार में ही राजनीति करता है। इसमें नई बात कुछ नहीं है। विधानसभा लड़ने की जो बात है उसको सीरियसली लोग तब लेंगे जब आप मंत्री परिषद का पद छोड़ दीजिए, एमपी का पद रिजाइन करके लड़िए विधानसभा, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा अपना व्यक्तिगत मत है, वो अच्छी बात है। नए युवा नेता हैं, बिहार को आने वाले वर्षों में अपने लिए नए नेतृत्व का चुनाव करना है। क्योंकि लालू, नीतीश, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जी का दौर निकल गया। आने वाले 15, 20, 25 सालों में नया नेतृत्व चुनकर आएगा। उसमें चिराग जी अपनी अगर दावेदारी रखना चाहते हैं तो उनको रखना चाहिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र है, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये उनको तय करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं
कि बिहार में चिराग आए और बिहार की यहाँ की राज्य की राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें तो अच्छी बात है। प्रशांत जी, आप अभी बता रहे थे अपने प्रेस वार्ता में कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं उसको आप वोट दें, हमारे पार्टी से हो या ना हो या फिर जिस पार्टी से हो उसको आप वोट दें। तो आप आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं, आंकड़ों और तथ्य को आप हमेशा प्रस्तुत करते हैं, तो आंकड़ों का खेल होता है विधानसभा में, तो उस आंकड़े को आप कैसे पार कर पाएंगे जब अगर दूसरे अच्छे कैंडिडेट को दूसरे पार्टी का वोट लोग कर देंगे तो फिर आपकी पार्टी कहां से सत्ता में आ पाएगी? हमारा लक्ष्य सत्ता में आना खाली नहीं है। तो जब सत्ता में आप नहीं सत्ता में जब अगर आप नहीं आएंगे तो फिर परिवर्तन किस प्रकार से लाएंगे? बेरोजगारी किस प्रकार? बिल्कुल ठीक बात है। ये आपको ऐसा लगता है कि समाज में परिवर्तन के लिए सत्ता में आना जरूरी है। राजनीति का मतलब आपके लिए सिर्फ चुनाव है। इस देश में जितने बड़े लीडर हुए हैं, ज्यादातर लीडर उसमें आजादी से पहले के लोग हैं। वो तो जीवन में कभी एमएलए एमपी बने नहीं, सत्ता में कभी आए नहीं। तो क्या समाज के परिवर्तन में, समाज को दिशा देने में, समाज का आवाज बनने में उनकी कोई भूमिका नहीं है? राजनीति जो है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना जीतना ही राजनीति नहीं है। जो पीछे छूट गए उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनका हाथ पकड़ना भी राजनीति है। जिसकी आवाज दब गई उसकी आवाज बनना भी राजनीति है। समाज में जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है उसकी मदद के लिए खड़ा होना भी राजनीति है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये के प्रकारेण किसी तरह चुनाव जीत लिया जाए। अगर वही होता तब तो वो काम हम 10 साल से कर ही रहे थे। ये किसी भी तरह चुनाव जीतना, ये काम तो हमने 10 वर्ष किया है और रोज मन से स्वीकार करते हैं कि वो करके लोगों को जिताकर ये अनुभव किया कि नहीं, सिर्फ सत्ता में लोगों को ला देने से, पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जिता देने से समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस चीज से सीखे और सीखने के बाद जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बस 10, 20, 25, 50, 100, 150 एमएलए जीत जाए। मैं तो रोज कहता हूँ कि भाई अगर एमएलए 150, 200 जीत भी जाए, जन स्वराज की सरकार बन भी जाए, तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार उस दिन सुधरेगा जब लोग यहाँ पर सुधार चाहेंगे, जब 2, 4, 5 हजार अच्छा लोग मुखिया बनेगा, 5 हजार अच्छे लोग सरपंच बनेंगे, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे, तब तो बिहार सुधरेगा। एक सिर्फ विधायक के बदलने से, मुख्यमंत्री और मंत्री के बदलने से समाज और बिहार नहीं सुधर सकता है। इस बात को स्वीकार कीजिए, तभी आगे का रास्ता निकलेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ये कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब सुधार देंगे। कैसे सुधार देंगे? जो राज्य इतना पीछे छूट गया है, हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले 40-50 साल पीछे छूट गए, उसको कोई एक आदमी प्रशांत किशोर कैसे सुधार देगा? 13 करोड़ लोग, उसमें ज्यादातर लोग जब तक सजग नहीं होंगे, आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होइएगा, जिन नेताओं को चुन कर लाइएगा वो सजग नहीं होंगे, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। आंकड़ों की बात अलग है और समाज में सुधार अलग मुद्दा है। आंकड़ों से कौन जीतेगा कौन हारेगा जब चुनाव होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम 3 बरस से घूम रहे हैं बिहार में और आप सब मीडिया के बंधु हैं। आप हमको कोई मेरा बाइट दिखाइए, कोई भाषण दिखाइए जहां मैंने लोगों को कहा है कि सब आदमी हमको वोट दीजिए। हम तो उल्टी बात कर रहे हैं, भाई जिसको वोट देना है दो, लेकिन एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। जब लोग उसके लिए वोट देंगे तो वोट चाहे जनसुराज को दे या भाजपा को दे या राजद को दे, कांग्रेस को दे, जदयू को दे, सुधार अपने आप होगा। रोज हम सिखा रहे हैं लोगों को। लोगों ने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई, लोगों ने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा, लोगों ने जाति के लिए वोट दिया तो जाति की चर्चा सरेआम आप देख रहे हैं। लोगों ने जिस बात के लिए भी वोट दिया, मैं तो लालू जी का मन से सम्मान करता हूँ, मन से कहता हूँ कि लालू जी के राज में और कुछ हो या नहीं, जो पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग थे उनको आवाज मिली, लालू जी का ये दावा है। तो जिस आवाज के लिए वंचित समाज लालू जी के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उस समाज को मिला। लेकिन उस वंचित समाज को, पिछड़े समाज को यह भी देखना है कि जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी उस समाज के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की, उस समाज के लिए भूमि सुधार का काम नहीं किया,
उस समाज के नौकरी रोजी रोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की। आवाज दिया और फिर कहा कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए आवाज लगाते रहो, मुझे राजा मानकर चलो, और फिर अब जिस दशा में तुम जी रहे हो वैसे ही जी लो। और दूसरा दल का आदमी होगा जो ये कह रहा हो कैमरे पर, हमने कहा कि लालू जी घोषणा करें, अगर वो कहते हैं कि उनको यादवों की बहुत चिंता है, धनसुराज ने कहा है कि बिहार में किसी काबिल यादव को आप लीडर घोषित कीजिए। अपने बच्चे को छोड़कर अगर आप यादवों के हितैषी हैं तो अपने परिवार में किसी साथी, अपने परिवार परिजन को छोड़कर किसी यादव समाज के काबिल आदमी को आप बताइए कि बिहार का मुखिया ये होना चाहिए, धनसुराज उसकी मदद करेगा। आपके नजर में कौन है? भाई हमारी नजर में तो जो है उसको हम, हमारे दल में है वो। मैं आपको उनका पर्दाफाश कर रहा हूं कि ये जो लोग जाति का ढोंग करते हैं, ये जाति की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने और अपने परिवार की बात कर रहे हैं। हम तो लालू जी को कह रहे हैं कि भाई आप राजद से किसी काबिल यादव आदमी, यादव समाज के लीडर को घोषित कीजिए कि यही आदमी चेहरा होगा, धनसुराज भी उसकी मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने और अपने बच्चों से आगे, अपने घर वालों से आगे नहीं सोच सकते हैं। और यही बात समाज के सामने रख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझिए। और सिर्फ लालू जी की बात नहीं है, जो जिस जाति का नेता होने का दावा कर रहा है, तो चाहे पंडित हो, भूमिहार हो, कुशवाहा हो, पासवान हो, यादव हो, वो नेता अपने और अपने परिवार की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हैं, नेता को अपने जाति की कोई चिंता नहीं है। लोगों को, नेताओं को अगर अपने जातियों की चिंता होती तो भैया हर जाति का आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बना है। अगर अपने जाति के लोगों का भी कल्याण कर दिया होता तो कम से कम 50-60% बिहार के लोग तो सुधर गए होते। प्रशांत जी, आप अगर सत्ता में आते हैं तो ये जो लेबर स्टेट बिहार घोषित है और लेबर यहाँ से जाता है, उसको कितना % आप लोग करेंगे? भैया ये आपके सवाल का इंतजार नहीं है। पिछले 3 वर्ष में सबसे पहले बिहार में पलायन ही सबसे बड़ी समस्या है। इस विषय को समाज के सामने धनसुराज ने रखा है, क्योंकि उससे पहले समाज ने यहाँ ये मान लिया था कि भाई नौकरी करना है तो बाहर जाना ये सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ के नेताओं ने ये कहकर बार बार कि अगर बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे तो महानगरों की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, इसको गौरव का विषय बना लिया था। ये सबसे पहले बिहार में धनसुराज ने कहा कि दिल्ली बॉम्बे में जाकर वहां का कूड़ा साफ करना, वहां सब्जी बेचना, वहां टैक्सी चलाना, ऑटो रिक्शा का काम करना, वहां के घरों में नौकरानी बनकर काम करना, ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। जब वहां पर कोई बॉम्बे में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के लोगों को 2 थप्पड़ मार देता है, गाली देता है, तो यहाँ के नेताओं का बयान आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार का बयान सुनिए, तेजस्वी का बयान सुनिए, लालू जी का बयान सुनिए। ये लोग क्या कहता है, ए भाई बिहार के लोगों को बॉम्बे में मत मारो, नहीं तो अगर बिहार के लोग नहीं रहेंगे तो बॉम्बे में साफ सफाई की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, वहां सब्जी नहीं बिकेगी। हम लोग कह रहे हैं कोई गौरव की बात है? हम लोग बिहार के लोग कोई बॉम्बे का कूड़ा कचरा साफ करने के लिए पैदा हुए हैं। काम कोई खराब नहीं है, कूड़ा निकालने वाला काम भी सम्मान का काम है। लेकिन बाल बच्चों का पेट चलाने के लिए मजबूरी में लोग जाकर बॉम्बे, दिल्ली में अगर सब्जी बेच रहे हैं, अगर वहां ठेला लगा रहे हैं या वहां पर टैक्सी चला रहे हैं, तो ये बिहारियों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब हम लोग वो सब्जी बिहार में पैदा करते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली बॉम्बे जाता, तब हम लोग को यहाँ आमदनी भी होती, यहाँ रोजगार भी मिलता। और दिल्ली बॉम्बे में कोई बिहार के लोगों को अपमानित करता तो उसको हम लोग कहते हैं कि अगर बिहारी करके अपमानित करोगे तो तुम्हारा दूध, तुम्हारा सब्जी, तुम्हारा सामान यहाँ से रोक देंगे, तब बिहार का सम्मान होता। आपने कहा कि बिहार को लेबर स्टेट बदलने से आपका प्लान क्या है? पहले आप ये समझिए कि लेबर स्टेट है क्यों। यहाँ पर तो आप लोग सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, मोदी जी का बहुत बड़े बड़े यहाँ लोग फैन बैठे हुए हैं, लोग पत्रकार भी और समाज भी। आप ये समझिए कि पिछले 15 साल से जिस बिहार में जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी ने आज तक बिहार में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? बिहार देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको मोदी जी अगर कह दें कि भाई तुमको छपरा में चीनी मिल लगाना है गोपालगंज में,
और वो न लगाए, ऐसा किसका हिम्मत है? मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों के लिए, देश में लोगों के लिए लेबर का सप्लायर है। और अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो गुजरात में 10-12 हजार रुपया में 10 घंटा काम करने के लिए, पंजाब में खेत काटने के लिए 10,000 रुपया में लेबर आएगा कहां से? इसीलिए यहाँ पर सरकार, दिल्ली में कोई भी रहे, वो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मजदूरों का सप्लाई रुक गया तो कितने देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों का जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये मत समझिए कि गुजरात में लेबर नहीं है या तमिलनाडु में लेबर नहीं है। अरे भाई, तमिलनाडु में भी तो लेबर है, लेकिन तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में, कोयम्बटूर में जो तमिल लेबर है वो 25,000 रुपया लेता है, और बिहार का गरीब बच्चा जाता है वो 12,000-14,000 में काम करता है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, सूरत में लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतने कम पैसे पर काम करने वाला दूसरा कोई नहीं। और ये लेबर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि गेहूं पंजाब में होता है तो सरकार क्या चाहेगी कि गेहूं का उत्पादन पंजाब में बंद हो जाए? नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे देश में संकट हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। एक दौर था जब पूरे देश में गेहूं अगर चाहिए तो आपको पंजाब से गेहूं लेना है। तो वैसे ही एक दौर बन गया है कि पूरे देश में अगर लेबर रेट को दबा के रखना है, कम पैसे पे लेबर चाहिए, तो बिहार को इसी दशा में रखो ताकि लाखों बच्चे 10-12 हजार में लेबर के तौर पर काम करें। इस बात को आप लोग